ये छोड़ 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 हो गया, डन 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 डन, ठीक बस छोड़ो ना। ठीक ठीक है। ठीक शुरू। मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करेंगे और वो मुद्दा भारतीय इतिहास का वो अध्याय है जिस पर आज़ादी के बाद हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो सही बात तो ये है कि देश कांग्रेस का जो थका हारा बूढ़ा नेतृत्व था, उसने आज़ादी मिलने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का सारा श्रेय और स्वतंत्रता प्राप्ति का श्रेय महात्मा गांधी को देने की दृष्टि से एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे जो कीर्तिवान, सबसे अधिक ऊर्जावान जो धारा थी, उसे हाशिया पर डाल दिया और वो थी क्रांतिकारी आंदोलन। 20वीं शताब्दी के पहले दशक से लेकर और ठेठ चौथे दशक के अंत तक ये वेगवती धारा बहती रही। एक समानांतर धारा थी राष्ट्रीय आंदोलन की, और उसमें राजस्थान का भी बड़ा योगदान रहा। और आप देखिए कि ये भी भाग्य की विडंबना है कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास लेखन है, उसमें क्रांतिकारी आंदोलन की जो उपेक्षा हुई सो तो हुई, लेकिन उस क्रांतिकारी आंदोलन में राजस्थान ने जो योगदान दिया उसकी कहीं चर्चा ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि 1985 में जब कांग्रेस का शताब्दी वर्ष था, तो 3-4 खंडों में सेंटेनरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन कांग्रेस एक ग्रंथ निकला था। उसमें क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा गया था, लेकिन उस अध्याय में राजस्थान की कहीं चर्चा नहीं थी। और राजस्थान में भी जब हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तो इस पूरी धारा को सशक्त बनाने वाले, बल्कि इसे जन्म देने वाला जो शाहपुरा का क्रांतिकारी बारठ परिवार है, उसको तो हमने उपेक्षा के अंधकार में ऐसा ढकेल दिया है कि अब अगर नई पीढ़ी को पूछें, या ये जो त्रिमूर्ति थी बारठ परिवार की, केसरी सिंह जी, जोरावर सिंह जी और शहीद प्रताप, तो लोग इनका नाम ही नहीं जानते हैं और न हमारी पाठ्य पुस्तकों में कहीं इनकी कोई चर्चा है। आपको आश्चर्य होगा कि सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर का जो बोर्ड है, उसके पाठ्यक्रम में केसरी सिंह जी बारठ और पूरे क्रांति चेहरा बारठ परिवार का अध्याय जुड़वाने के लिए मुझे आधे घंटे वहाँ अभ्यास करनी पड़ी थी, क्योंकि इसके बारे में कहीं को पता ही नहीं था खैर कुछ। तो आज हम इस त्रिमूर्ति में सबसे उम्र में छोटे लेकिन जिन्होंने शहादत दी, वीरवत प्रताप, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। और सही बात तो ये है कि ये जो क्रांतिकारी बारठ परिवार है शाहपुरा का, इसने एक अद्भुत काम किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर केसरी सिंह जी बारठ ने जिस क्रांति की भगीरथी का राजस्थान में अवतरण किया, उसी धारा को सशक्त बनाया उनके अनुज जोरावर सिंह और उनकी आत्मा प्रताप बारठ ने। तो क्रांतिकारी आंदोलन की जो भावभूमि केसरी सिंह जी ने तैयार की थी, उसमें प्रताप और जोरावर सिंह ये दोनों अश्वत्थ होकर उठे और उनका जो अप्रतिम बलिदान है शहीद प्रताप का, वह तो पूरे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसा अध्याय है जो अत्यंत प्रेरक भी है और एक विरल भी है। असल में प्रताप का जो पूरा जीवन है वो मेवाड़ की जो स्वातंत्र्य रक्षण की जो परंपरा थी, उसी परंपरा का एक स्वर्णिम अध्याय है। प्रताप का जन्म सन 1893 की ज्येष्ठ शुक्ला 11 को जो है उदयपुर में हुआ था। उस समय उनके पिता श्री केसरी सिंह जी बारठ महाराणा फतेह सिंह के सलाहकार के रूप में थे। बाद में महाराणा फतेह सिंह से जब उनके कुछ मतभेद हो गए तो फिर वो
कोटा आ गए कोटा के राव उम्मीद सिंह के उस निमंत्रण पर। तो उनका बाल्यकाल वहीं व्यतीत हुआ। केसरी सिंह जी कविराजा श्यामल दास के जो भांजे थे, और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में ये परिवार आया कि उनके पिता श्री कृष्ण सिंह जी बारट स्वामी दयानंद सरस्वती के बिल्कुल डायरेक्ट डिसाइपल्स में थे। तो उस वजह से ये भावना उनके मन में जागृत हुई कि देश की आज़ादी के लिए उन्हें कुछ काम करना है। तो उस समय 20वीं सदी के इस प्रथम दशक में बंगाल के विभाजन के बाद जो लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, ये क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हो चुकी थी और वहीं से कुछ लोगों को राजस्थान में भेजा गया था कि यहाँ कुछ वो संपर्क लोगों से करें। और भाई बाल मुकुंद जब उनसे मिले तो केसरी सिंह जी भी इसके साथ जुड़ गए थे। तो प्रताप की जो शिक्षा दीक्षा है वो बिल्कुल अलग ढंग से हुई, क्योंकि केसरी सिंह जी का ये मानना था कि उस समय के जो विश्वविद्यालय हैं वो तो गुलामों को पैदा करने वाले कारखाने हैं, इसलिए उनको नहीं पढ़ाया। और उस वक्त अजमेर में जो स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से जो दयानंद एग्लो वैदिक जो स्कूल DAV स्कूल जो खुले थे, वहाँ उनको भी भेजा गया और वहाँ उनके जामाता ईश्वरदान आशिया को भी उन्होंने वहीं भेजा। और वहाँ पर राष्ट्रीय जो शिक्षा उनको दी जाती, देशभक्ति के संस्कार और एक बलिदानी परंपरा के संस्कार उनको दिए जाते थे। और उसमें इनके क्रांतिकारी सेठी जो हैं, साथ ही जो अर्जुन लाल सेठी जो हैं, वो वर्धमान जैन विद्यालय वहाँ चलाते थे, वहीं उनको भर्ती कराया गया। और बाद में जब सेठी जी अपना विद्यालय इंदौर ले गए, तब केसरी सिंह जी ने अपने पुत्र प्रताप और ईश्वरदान आशिया दोनों को जो है मास्टर अमीर चंद के पास दिल्ली भेज दिया। और मास्टर अमीर चंद जो हैं वो दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में थे। तो मास्टर अमीर चंद के नेतृत्व में ही या उनके मार्गदर्शन में ही प्रताप का आप देखेंगे कि क्रांतिकारी के रूप में जो एक जीवन बना, या क्रांतिकारी के रूप में जो उन्होंने अपनी जीवनचर्या और जीवन दिशा तय की, वो सब मास्टर अमीर चंद का ही प्रभाव था। और वो रास बिहारी बसु के संपर्क में थे। रास बिहारी बसु वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ी अखिल भारतीय क्रांति की योजना बनाई थी, पेशावर से लेकर कलकत्ता तक। और उसमें जो योजक कड़ी थे मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद, वसंत विश्वास, ये सभी लोग थे। तो प्रताप को जब दिल्ली भेजा गया तो मास्टर अमीर चंद ने उनको क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी कई चीज़ों का प्रशिक्षण दिया, जिसमें कुछ भाषाएं सीखना अलग अलग, और जो है वेश बदलना, वेश बदल करके और गुप्त सूचना एकत्रित करना, और किस प्रकार से नव युवक मंडल को प्रेरित करना, ये सब काम थे। प्रताप चूँकि बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ इस क्रांति आंदोलन की उनको शिक्षा दी गई रण की, और वेश बदलने की कला में तो वो इतने माहिर हो गए कि एक बार वेश बदल कर जब वो मास्टर अमीर चंद के पास गए और उनसे जो है काफ़ी देर गुफ्तगू भी की, और वो भी उनको पहचान नहीं सके, तो बहुत खुश हुए कि भाई प्रताप तुमने तो कमाल कर दिया। अब आप देखेंगे कि रास बिहारी बसु ने जो ये आंदोलन की योजना बनाई थी, दुर्भाग्य से कुछ देश जो का दुर्भाग्य और कुछ गद्दारों की वजह से वो सफल नहीं हो सकी। लेकिन उस वक्त मास्टर अमीर चंद का कहना था कि राजस्थान में अगर इस क्रांतिकारी आंदोलन की शिखा को हमें प्रज्वलित करना है तो ये काम जो है वो प्रताप जैसा युवक बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। तो उस समय उन्होंने एक योजना बनाई थी, उनके दिमाग में था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को एक धक्का लगे ज़बरदस्त, उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आए। तो इस अवसर की खोज में वो थे। और उस वक़्त तक बारट परिवार जो है पूरी तरह से जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़ चुका था। केसरी सिंह जी बारट को जो है वो कोटा षड्यंत्र केस में जो है वो हजारीबाग जेल भेज दिया गया था, लेकिन उनके अनुज जोरावर सिंह और उनके जो है आत्मज प्रताप इसके साथ जुड़े हुए थे। तो रास बिहारी बसु ने उसमें योजना ये बनाई थी कि उस समय भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था, और वो निर्णय ये था कि चूँकि बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का जो है वो गढ़ बन चुका था, इसलिए ये सोचा गया कि अब राजधानी कलकत्ता से हटा करके
और दिल्ली कर दी जाए। और दिल्ली जो है वो मुग़ल काल में भी जो है वो सत्ता का केंद्र था, इसलिए यहाँ किया जाए और वो सुरक्षित स्थान माना गया। तो 1911 में ये निर्णय हुआ। और जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी, उस समय लॉर्ड हार्डिंज जो है वो वायसराय था। और योजना ये बनी कि उस समय जो है एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाए, ताकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो दबदबा है हिंदुस्तान के लोगों के दिल पर बैठ जाए और वो उसके खिलाफ खड़े होने की कोई हिम्मत ही नहीं करें। उस समय रास बिहारी बसु ने सोचा कि ये सही अवसर है जब हम इस साम्राज्यवाद को चुनौती दे सकते हैं। और योजना ये बनी कि लॉर्ड हार्डिंज की जो एक बहुत लंबी चौड़ी शोभा यात्रा की जो योजना बनाई गई थी, उस शोभा यात्रा के दौरान ही लॉर्ड हार्डिंज को बम से उड़ा दिया जाए, और ताकि ये ब्रिटिश साम्राज्य की बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो अब सवाल था कि ये ऐसा काम कौन करेगा, बहुत जोखिम भरा काम था ये। तो तय ये हुआ कि जोरावर सिंह और उनका भतीज जो है प्रताप ये काम करेंगे और रास बिहारी बसु का जो है इसमें निर्देशन होगा। तो पहले ये काम प्रताप को ही सौंपा गया था और उन्होंने कई महीनों तक जो है पत्थर से जो है निशाना मार मार के और ये सिद्ध किया, यानी पूरी एक एक्सपर्टाइज सिद्ध की थी। लेकिन बाद में ये योजना बदली गई कि भाई प्रताप का कद कुछ मंजिला कद है, तो हो सकता है कि भीड़ में वो निशाना चूक जाए, तो फिर ये काम जोरावर को सौंपा गया। तो जिस समय आप देखेंगे कि ये शोभा यात्रा चांदनी चौक से होकर के निकल रही थी, हाथी के ओहदे पर जो है वो सवार था लॉर्ड हार्डिंज, और हिंदुस्तान के तमाम जितने भी रियासी राजा थे उनको, तालुकेदारों को, ज़मींदारों को, सबको निमंत्रित किया गया था, प्रमुख व्यक्तियों को, उद्योगपतियों को। यानी कुल मिलाकर के ब्रिटिश साम्राज्य का जो वैभव है, उसकी शान है, उसकी जो सत्ता है, उसका ऐसा प्रदर्शन करना था कि हिंदुस्तानियों के दिलों पर इसका सिक्का जम जाए। तो उसी समय ये सारी चीज़ को जो है रंग में भंग डालने के लिए और साम्राज्यवाद को सीधी चुनौती देने का काम क्रांतिकारी रास बिहारी बसु ने तय किया था। तो अब ये बहुत जोखिम भरा काम था और उसमें ये तय किया गया था कि चांदनी चौक से जब हाथी के ओहदे पर ये लॉर्ड हार्डिंज की शोभा यात्रा निकले, लेडी हार्डिंज भी उसके साथ थी, और बलरामपुर का जमींदार जो महावीर सिंह वो उनके चवन ढुला रहा था, ये तो इनकी हालत थी। तब पंजाब नेशनल बैंक की जो बिल्डिंग है उसकी छत पर खड़े होकर के और उनको बम फेंकना था। इसकी तैयारी बहुत पहले कई महीनों से चल रही थी। तो शोभा यात्रा निकलनी थी, उसके 2 दिन पहले जोरावर सिंह बारट और शहीद प्रताप दोनों जो है यमुना नदी से जो है नाव में बैठ करके और दिल्ली आए। और बम उन्होंने क्या किया था कि जो है कपड़ों में छुपाए थे और कुछ गोटे का और रेशमी वस्त्र थे उसमें उसको छुपा दिया था, और वो वस्त्रों की पोटली बांध करके और नाव में सवार होकर के दिल्ली आ रहे थे और वो गोद में लिए हुए बैठे थे पोटली को। तो लोगों ने कहा, अरे भाई ये जो है पोटली नीचे रख दो, गोद में लेके क्यों बैठे हो? तो जोरावर ने कहा कि हम दिल्ली जो है भात भरने जा रहे हैं, कोई मायरा करने जा रहे हैं, तो ये सुगनी कपड़े हैं इसलिए नीचे नहीं रख सकते हैं। और इस प्रकार से बम लेकर के वो दिल्ली पहुँचे। और 11 दिसंबर को जब ये शोभा यात्रा निकलनी थी तो जोरावर सिंह जो है प्रताप नीचे खड़े रहे, जोरावर सिंह ऊपर छत पे जो खड़े थे। और जैसे ही वो शोभा यात्रा का हाथी उनके जो है सीध में आया और उन्होंने वो बम फेंका। अब हुआ क्या कि एंड टाइम वो एक महिला का कोहनी का थोड़ा सा धक्का लग गया जो चूक गया, लेकिन ये हुआ कि वो महावीर सिंह जो बैठा हुआ था वो मारा गया। लॉर्ड हार्डिंज जो है वो दाहिने कंधे पर, दाहिने कुल्ले पर और उसके गर्दन पर बहुत चोट लगी, वो भी अचेत हो गया, उसमें लुढ़क गया और अफरा तफरी मच गई। तो अब आप देखिए कि इतनी बड़ी जो है वो पुलिस की वहाँ तैनाती थी, सैनिक टुकड़ियाँ भी थी, जासूस सारे और फैले हुए थे, और उनके होते हुए भी सुरक्षा की सारी व्यवस्था। और हाथ से बम फेंकना था, ये नहीं था कि भाई आप कोई जो है गोली चला रहे हैं पिस्तौल से या कोई बंदूक से। और एकदम से धमाका हुआ जोर और आवाज़ आई, शाबाश, ये रास बिहारी बसु थे। और फिर चाचा भतीजा दोनों वहाँ से जो है निकल गए। तो इस सब तरह के हुआ क्या, आखिर पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया, कुछ पकड़ में नहीं आया। वहाँ से प्रताप निकले और यमुना नदी में जो वो कूद पड़े और पूरी रात जो है पुल को पकड़ करके, वो सर्दी का मौसम था, दिसंबर महीना, वो उसमें लटके रहे। फिर जब हाथ उनके सूझ गए तो वो नदी में गिर पड़े, नदी के साथ साथ पानी के साथ बहने लगे और फिर काफ़ी दूर बहने के बाद जो है अचेत से हो गए
और पुलिस पीछा कर ही रही थी, तो उन्होंने समझा कि कोई ये लाश जा रही है, हालांकि सांस निकल चल रही है। उनको जो पकड़ के किनारे पे लाए। जोरावर सिंह दूर से देख रहे थे कि उमर प्रताप को जो ये पकड़ नहीं ले, तो जो देखा कि वो पुलिस की पकड़ में आ गए हैं तो तुरंत दौड़ के वहाँ पहुँचे। पिस्तौल से उस पुलिसमैन का काम तमाम किया और प्रताप को लेकर के जो उनका गुप्त स्थान था वहाँ पर उनको ले गए। काफ़ी परिचर्या के बाद जो है वे होश में आए। उसके बाद जोरावर सिंह तो वहाँ से फरार हो गए और 27 साल तक जो है उन्होंने भूमिगत जीवन बिताया। आप सोचिए 27 वर्ष तक, क्योंकि आरा और नीमेज कांड में जो है उनको फांसी की सज़ा हो चुकी थी पहले ही। फिर प्रताप वहाँ से निकल गए और वो राजस्थान आ गए और यहाँ से फिर जो है वो बाद में हैदराबाद सिंध चले गए और वहाँ एक जो है वो वेदी के वहाँ कंपाउंडर का काम करना शुरू किया। तो प्रताप का जो ये क्रांतिकारी जीवन था भले ही अल्पकालीन रहा, क्योंकि 25 वर्ष की उम्र में तो वो शहीद ही हो गए थे। तो उनके क्रांतिकारी जो दल था राजस्थान में वो काफ़ी फैला हुआ था, उसमें बहुत से नौजवान थे, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे। तो ये जो नीम का थाना से रामनारायण चौधरी भी उनके साथ थे। रामनारायण चौधरी ने बाद में उनके छोटे भाई कप्तान दुर्गा प्रसाद ने ये आपकी जो पत्र भी शुरू किया था, दैनिक पत्र जो है जो आज भी निकल रहा है। तो रामनारायण चौधरी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, दैनिक नवज्योति जिसको आप कहते हैं ये, तो रामनारायण चौधरी ने अपनी आत्मकथा लिखी है 20वीं सदी का राजस्थान। हमारे पास सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है शहीद प्रताप की मतलब एक क्रांतिकारी जीवन को बारे में जानने का, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का, वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास एक ही है और वो है रामनारायण चौधरी की आत्मकथा 20वीं सदी का राजस्थान। इसलिए शहीद प्रताप के बारे में जो जानने के इच्छुक हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि उनकी आत्मकथा को पढ़ें। वो उनके बहुत निकट सहयोगी थे और वो पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है 20वीं सदी का राजस्थान, नीम के थाना के थे रामनारायण चौधरी। तो ये राजस्थान में काम कर रहे थे और उनको निर्देश बंगाल से मिल रहे थे, क्योंकि रास बिहारी बसु पहले चले गए थे बनारस, वहाँ से चले गए वो नवद्वीप बंगाल वहाँ, और ये राजस्थान में जो है ये विप्लवी कार्य का सारा संगठन प्रताप कर रहे थे। तो फिर वो प्रताप को खोजते जो है हैदराबाद पहुँचे और उनका कहा कि वापस आप राजस्थान चलो, तो जो है आप जो है मैं बीकानेर में रहूँगा और आप राजस्थान के देहाती क्षेत्र में, खास करके मारवाड़ के देहाती क्षेत्र में रह करके और इस संगठन का आप काम करें। तो वो हैदराबाद से वापस राजस्थान आ रहे थे। तब आप देखिए कि बीच में प्रताप यानी दुर्भाग्य था, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन में कई लोग ऐसे भी जुड़ गए थे जो कच्चे लोग थे, तो थोड़ा सा प्रलोभन, थोड़ा सा डर या और कोई कारण से जो वो लोग डिग गए और उन्होंने अपने साथियों के साथ विश्वासघात भी किया, जैसे करतार सिंह सराभा ने रास बिहारी बसु के साथ किया था। तो प्रताप के साथ भी यही हुआ कि वो वापस आते वक्त जो है आशानाडा रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कहा कि अपने उतर जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन मास्टर है वो उनका पुराना साथी रह चुका था और उनको पता नहीं था कि वो ये पार्सल जो उन्होंने बम का भेजा था वो पकड़ा जा चुका था। तो वो आदमी जो है वो पुलिस का खबरी बन गया था अपनी खाल बचाने के लिए। तो प्रताप वहाँ उतर गए कि भाई इस स्टेशन मास्टर को अपने मिल के चलते हैं। ये जोधपुर का रहने वाला आदमी था, पुष्कर ब्राह्मण था वो, लेकिन उसकी आइडेंटिटी वो मालूम हो नहीं सकी है। और चूँकि इसने वो बहुत गलत काम किया, इसलिए मैंने यहाँ काफ़ी पूछताछ की, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है कि उसका नाम क्या था। खैर, अब उसने जोधपुर में पुलिस को खबर कर दी, तो प्रताप क्वार्टर में सोए हुए थे और रात को ही जो ऐसे धोखे से उनको गिरफ्तार करवा दिया। अब आप देखेंगे काफ़ी समय से जो है उनकी तलाश थी और ये पुलिस को मालूम था कि वो रास बिहारी बसु के दाहिने हाथ हैं। पूरी जो क्रांति की योजना पेशावर से लेकर कलकत्ता तक के लिए जो बनाई गई थी, तो और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, क्या योजना थी, क्या उसके अलग अलग स्तर पर काम होना था, सारी जानकारी प्रताप को थी। तो उनको जो यहाँ से बरेली जेल ले गए और उस वक़्त तक जो है, अब आप देखिए कि बारठ परिवार पर तो आपद की बिजलियाँ गिर रही थी। केसरी सिंह जी को हजारीबाग जेल भेजा जा चुका था, जोरावर सिंह जो है वो भूमिगत हो चुके थे और शाहपुरा रियासत ने अंग्रेज़ों के दबाव से जो है केसरी सिंह जी बारठ की जो शाहपुरा की हवेली जो है वो जब्त कर ली, उनका घर का सारा सामान नीलाम कर दिया, आदमी उनके पूरे परिवार को सड़क पर खड़ा कर दिया। ये स्थिति हो गई थी। और नवद्वीप जो है वहाँ से प्रताप जब गए वापस आए
तो उन्होंने आप देखेंगे कि उस वक़्त जो काम किया वो बड़ा गजब का काम किया। और उनकी माताजी जो हैं उस वक्त जो है उनके भाई थे दुर्गादास जी कोटड़ी वाले कोटा में, उनके पास विपदा के दिन काट रही थी, प्रताप वहाँ थे और वहाँ से माँ से 2 रुपये उधार लेकर के और वो निकल गए कि मुझे धोती खरीदनी है। और लेकिन वो बहुत क्या है कि मस्त मौला आदमी थे। तो उनके पिताजी के मित्र थे एक मुंशी मोडू लाल जी, उन्होंने पूछा प्रताप कहाँ जा रहा है? तो कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। भाई अजीब आदमी है। खैर कहने का मतलब ये है कि वो 2 रुपये लेकर के निकले थे घर से और उसके बाद जो है वो मैंने कहा हैदराबाद पहुँच गए। तो अब बरेली जेल में वहाँ पर सारी की सारी जो स्थिति थी वो अंग्रेज समझ रहे थे कि अगर ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसको बिल्कुल समाप्त करना है, पूरी योजना को समझना है तो प्रताप को तोड़ना जरूरी है। तो पहले जो है उन्होंने मतलब ये कोशिश की कि भाई इसको बेला फैलाया जाए, फिर ये कोशिश की इसको प्रलोभन दिया जाए, वो उससे काम इन्होंने तो फिर यातनाएं दी जाएं ये। तो चूँकि केसरी सिंह जी हजारीबाग जेल में थे तो वो उन्हें हजारीबाग जेल ले गए ताकि भाई पिता की वो स्थिति थी जेल में उसको देख के शायद वो पिघल जाए। तो केसरी सिंह जी ने कहा कि प्रताप मेरी संतान है, किसी भी प्रलोभन से और किसी भी डर से वो टूटेगा नहीं और बात कहेगी नहीं। और केसरी सिंह ने प्रताप को चेतावनी दी कि प्रताप अगर तेरे मुंह से अगर एक शब्द भी निकल गया तो जेल से निकलने के बाद तेरा सिर होगा और मेरी गोली होगी। प्रताप ने कहा कि पिताश्री ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उनको वापस बरेली जेल लाया गया और उस वक्त तो भारत सरकार का जो डायरेक्टर जनरल था गुप्त सर्व विभाग का आर्चिबाल्ड क्लीवलैंड, वो खुद बरेली आया। उसने जो है उनको बहलाने की फुसलाने की काफ़ी कोशिश की और उनको प्रलोभन दिए और कहा कि देखो अगर तुम ये पूरी योजना हमको बता दो तो हम तुम्हारे चाचा जी का जो वारंट है और फांसी की सज़ा है वो रद्द कर देंगे, तुम्हारे पिताजी को जेल से रिहा कर देंगे, तुम्हारी जागीर की हुई जब्त की हुई जागीर वापस दे देंगे, हवेली वापस दे देंगे, तुम्हें भारतीय सेना में बहुत बड़ा पद दे देंगे। कई प्रलोभन दिए लेकिन प्रताप झुके नहीं। तो फिर उन्होंने आप देखेंगे कि उनको भावनात्मक रूप से जो है वो दबाने की कोशिश की और कहा देखो प्रताप तुम अपने पिता की सबसे बड़ी संतान हो और तुम्हारे परिवार की ये स्थिति है, तुम्हारी माँ जो है वो बहुत दुखी है, तुम्हारे लिए रो रही है, तो उसके बारे में सोचो। तो ये सारी जो कुछ वहाँ बरेली जेल में घटनाक्रम हो रहा था उसकी जानकारी हमको एक पुस्तक से मिलती है और वो उनके क्रांतिकारी साथी थे सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने अपनी आत्मकथा लिखी है, इसका नाम है बंदी जीवन। उस बंदी जीवन में पुस्तक से जो है प्रताप का पूरा जो विवरण है और प्रताप किस मिट्टी के बने हुए थे, कितने वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे और कैसा अप्रतिम एक बलिदानी उनका स्वभाव था और देशभक्ति के रंग में कैसे रंगे हुए थे, उसकी जानकारी वो बंगला भाषा में पुस्तक है जिसका नाम है बंदी जीवन। सचिंद्र सान्याल ने वो किताब लिखी है। तो उसी से उस बरेली जेल में जो कुछ भी हुआ उसकी प्रामाणिक जानकारी उसी पुस्तक से हमको मिलती है। सचिंद्र सान्याल ने लिखा है कि मैं जो है वो पास की कोठरी में जेल में बंद था और जब ये आर्चिबाल्ड क्लीवलैंड उनको जो है प्रलोभन दे रहा था तो मैं मन में डर रहा था कि भावनात्मक रूप से जो है प्रताप को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है कहीं प्रताप टूट नहीं जाए और सारी बात बता नहीं दें। तो वो कहता है कि प्रताप उस वक्त तो कुछ नहीं बोले। उन्होंने उस ऑफिसर से कहा कि आप कह रहे हो कि भाई मेरी माँ मेरे लिए रात दिन रोती है, बहुत दुखी है, मैं सोच के कल आपको जवाब दूंगा। अब के साहब हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ गई, पता नहीं प्रताप क्या कहेंगे। लेकिन प्रताप ने जो उत्तर दिया दूसरे दिन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बल्कि संसार के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखे जाने योग्य है। और एक 25 साल का युवक जो बोल रहा है, देखिए वो क्या कह रहे हैं कि श्रीमान आप कह रहे हैं कि मेरी माँ बहुत दुखी है, मेरे लिए रात दिन जो है वो रो रही है, लेकिन मैं जो है अपनी माँ को खुश करने के लिए दूसरी हज़ारों माताओं को नहीं रुला सकता। और अगर मैंने अपने क्रांतिकारी साथियों के नाम बता दिए तो हज़ारों माताओं को रुलाने का कारण मैं बनूंगा और ये मेरी माता के लिए बहुत बड़ा कलंक होगा। ये काम मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊँगा आपको। और तब देखा कि भी भावनात्मक रूप से वो आदमी टूटा नहीं है। तो फिर 3rd डिग्री मेथड से इसको हम कहते हैं, वो उन्होंने को शारीरिक यातनाएँ देना शुरू किया और इतनी यातनाएँ उनको दी, इतनी यातनाएँ दी। और उसका जो वर्णन है, और प्रताप को जब बरेली जेल ले जाया गया था
तो बरेली जेल का उस समय का जो रजिस्टर है वो आज भी सुरक्षित है। उसमें प्रताप के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि उनकी कितनी हाइट थी, कितना वजन था, क्या वो कपड़े पहने हुए थे, क्या उनको खाना वगैरह दिया जाता था, और वो जो है उर्दू में लिखी हुई वो पूरी जानकारी है। और वो जानकारी जो है मुझे भी प्राप्त हुई, और वो प्राप्त हुई थी केसरी सिंह जी बारट की जो सबसे छोटी पुत्री हैं सौभाग्यमणि जी, जो प्रताप की सबसे छोटी बहन। सौभाग्यमणि जी ने जो अपने संस्मरण प्रताप के बारे में सुनाए वो किसी पुस्तक में नहीं है और किसी और को मालूम नहीं है, क्योंकि वो उनकी सगी बहन थी, इसलिए उनको सब ध्यान था। और जिस वक्त उन्होंने वो घटना मुझे सुनाई, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जोधपुर में उनसे मिला था, और सौभाग्यमणि जी का जो चेहरा मोरा बिल्कुल केसरी सिंह जी के आप समझ लीजिए एकदम अनुकृति थी वो बिल्कुल ही। तो बारट परिवार पर जो गुजरा और उसकी जो जानकारी उन्होंने दी वो तो आप देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जो हैं, मैं तो बहुत छोटी थी 7 महीने की, भाई साहब के साथ जो बरेली में हुआ तो हम लोगों ने कोशिश करके वहाँ के जेलर से जो है सारी सामग्री जो प्राप्त की है और वो हमारे पास सुरक्षित है। तो इतनी यातनाएं दी गई कि उसकी वजह से फिर जो है वो 1918 में ये ज्येष्ठ शुक्ला आपकी अपने बुद्ध पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं, यानी वैशाख महीने की पूर्णिमा को वहीं शहीद हो गए, कुछ नहीं बना। अब उनको डर था, तो बरेली के लोगों को पता चला कि शहीद प्रताप अब नहीं है, तो कहा कि उनका पार्थिव शरीर हमको दिया जाए, विधिवत उनका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन दिया नहीं, कि उनको पता डर था कि हमारी सारी पोल कल ही खुल जाएगी कि प्रताप को कई क्या यातनाएं दी गई हैं। इतनी अमानुषिक यातनाएं कि उनका वर्णन सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बरेली जेल में जो है उनको दफन कर दिया गया, उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से नहीं किया गया। कि भाई क्यों, कि वो जो अगर अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे तो वो ऐसो अग्नि और धुआं उठेगा, लोगों को पता पड़ जाएगा। तो इस प्रकार का जो उनके उस जीवन का जो है देश के लिए वो शहीद हो गए सिर्फ 25 साल की उम्र में 1918 में। तो और आप देखिए उस वक्त हजारीबाग जेल में थे केसरी सिंह जी, उनको भी क्रूरता देखी अंग्रेज़ों की कि उनको भी सूचना नहीं दी गई कि ये कुछ हो चुका है। और जब बाद में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद जो है सरकार की कुछ नीति बदली, क्योंकि अंग्रेज जीत गए थे, तो सब कैदियों को छोड़ दिया गया। तो केसरी सिंह जी को भी वहाँ से रिहा कर दिया गया हजारीबाग जेल से। वापस वो कोटा आए, तो कोटा में जो है वहाँ रेलवे स्टेशन पर जब वो उतरे तो वहाँ पर उनको कोटा के उनके किसी मित्र ने पूछा कि आपको शहीद प्रताप की शहादत का समाचार मिला क्या? उन्होंने कहा कि मैं तो आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। उनको मतलब ये भी पता नहीं केसरी सिंह जो कि उनका बेटा आज दुनिया में नहीं है। और सौभाग्यमणि जी ने मुझे बताया कि जब भाई साहब को जो है वो बरेली जेल ले जाया गया था, तो माँ जो हैं वो घर के दरवाजे कभी बंद नहीं करती थी, और उनको था कि जो है प्रताप शायद कभी आ जाएगा, कभी आ जाएगा। तो दरवाजे हमारे जो है वो रात दिन घर का खुला ही रहता था। हो सकता है कि जोरावर कभी आ जाए, हो सकता है प्रताप कभी आ जाए, वो नहीं आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेवाड़ी धरा पर जन्मा हुआ ये सपूत, तो अकबर के ज़माने में प्रणवीर प्रताप ने जिस प्रकार की टेक रखी, वैसी टेक जो है शहीद प्रताप के जीवन में भी आप देखेंगे। और महाराणा प्रताप तो भाई एक राज्य के स्वामी थे, और शहीद प्रताप तो एक जो है छोटे मोटे सामान्य एक सामंती परिवार में जन्मे थे। लेकिन उनकी जो आप देखेंगे दृढ़ प्रतिज्ञता जो जिस प्रकार की थी और जैसा उनका स्वभाव था। और रामनारायण चौधरी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता में जो एक स्थित प्रकृति व्यक्ति के जो लक्षण कहे जाते हैं, वो लक्षण जो है उनमें मैंने देखे। ऐसा हसमुख व्यक्ति, ऐसा मिलनसार व्यक्ति, ऐसा सरल स्वभाव का, और सबसे बड़ी बात ये कि धन और कंचन और कामिनी की इच्छा को उन्होंने जैसा जीता था वैसा कोई नहीं जीत सकता। और महात्मा गांधी के अलावा जो है मेरे मन में श्रद्धा जो है वो शहीद प्रताप के लिए ही है। तो ऐसा एक अद्भुत तेजस्वी ये व्यक्तित्व था क्रांतिकारी राजस्थान का। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि इतिहास लेखन इस ढंग से हो रहा है कि ये जो क्रांतिकारी बारट परिवार है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। शहीद प्रताप का जो जन्म दिवस, शहीद प्रताप का शहादत दिवस, ये किसी को मालूम नहीं। शहीद उनका जो जन्म दिवस है
वो ज्येष्ठ शुक्ला जो है वो 11 है, उनका बलिदानी दिवस है, वो आपका वही बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा है। तो वैशाख पूर्णिमा में बुद्ध पूर्णिमा की बात करते हैं, लेकिन भाई आज शहीद प्रताप का जो शहादत दिवस है ये हमको पता ही नहीं। और आप देखेंगे कि प्रताप जैसे जो व्यक्ति हैं वो किस मिट्टी के बने होते हैं, किस भावलोक में वो विचरण करते हैं, वो हम सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं। और आखिर में एक शेर कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा कि ऐसे ही शहादत का भाव मन में कैसे आता है कि कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे, हर दौर में शहादत के यही असबाब थे। और अब जो मैं निवेदन करना चाहूँगा वो ये कि कम से कम आप ये कोशिश करें कि ये जो बारठ परिवार है शाहपुरा का, इसकी पूरी जानकारी आप हासिल करने की कोशिश करें। और फतेह सिंह जी मानव ने 3 खंडों में ये किताब लिखी है, क्रांतिकारी केसरी सिंह की बारठ, वो आप ज़रूर पढ़ें। और फतेह सिंह जी मानव ने भी बहुत काम किया। और फतेह सिंह जी जो मानव हैं वो इस बारठ परिवार के दामाद थे, यानी केसरी सिंह जी बारठ की जो बड़ी पुत्री थी, पौत्री मतलब पोती या ग्रैंड डॉटर राजलक्ष्मी जी साधना। तो राजलक्ष्मी जी साधना से फतेह सिंह जी मानव का जो विवाह हुआ था। तो मानव साहब ने भी बहुत बड़ी सेवा की है। और वो सेवा ये कि एक तो उन्होंने 3 खंडों में केसरी सिंह जी बारठ की जीवनी लिखी है। और एक बहुत बड़ा काम किया फतेह सिंह जी मानव ने, केसरी सिंह जी बारठ के पिताश्री ने राजपूताना का जो नवीन इतिहास लिखा था, और जो ग्रंथ 100 वर्षों तक जो है वो अप्रकाशित रहा, उसका बाद में वो प्रकाशित हुआ। और उसका संपादन 4-5 साल मेहनत करके मानव साहब ने किया। और जोधपुर से वो ग्रंथ जो है साइंटिफिक पब्लिशर से प्रकाशित हो चुका है 3 खंडों में। बहुत बड़ा काम है इतिहास का, और सही इतिहास वही है। तो अगर आप राजस्थान को भी जानना चाहते हैं तो ये कृष्ण सिंह जी बारठ का जो ग्रंथ है वो आप ज़रूर पढ़ें। और कृष्ण सिंह जी बारठ की जीवन लीला भी जो है जोधपुर में समाप्त हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये शाहपुरा का बारठ परिवार है, इसका बहुत बड़ा उपकार न केवल चारण समाज पर है बल्कि पूरे राजस्थान पर है। और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी जो भूमिका रही, उस भूमिका को जो उजागर करना ये हम लोगों का काम है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, और हम अगर मतलब इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर नहीं करते हैं तो ये कृतज्ञता होगी हमारी। आप देखिए कि जिस गौरव भाव से शहीद भगत सिंह को पंजाब के लोग याद करते हैं, लोकमान्य तिलक और शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के लोग याद करते हैं, हम राजस्थानियों का पानी शायद मरा हुआ है, इसलिए हमारे ऐसे तेजस्वी क्रांतिकारियों को हम याद भी नहीं करते हैं। तो अब कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत बड़े लेवल पर जो है शहीद प्रताप की जयंती, केसरी सिंह जी बारठ की जयंती और जोरावर सिंह जी की जयंती और उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाए। और इस प्रकार का एक वातावरण बनाया जाए और राजस्थान सरकार पर दबाव डाला जाए कि इतिहास की पुस्तकों में, हिंदी की पुस्तकों में या अन्य पुस्तकों में एक अनिवार्य रूप से जो है बारठ परिवार के बारे में जो है एक अध्याय होना ही चाहिए। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए आप कि जो लोग अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं वो मर जाते हैं। तो हमें तय ये करना है कि हम जीवित रहना चाहते हैं या मृतप्राय होना चाहते हैं। और उन जो है पुण्य श्लोक पूर्वजों को हमने याद नहीं किया तो हमारा जो है यही हाल होगा। और कई बार कई से लोग सवाल पूछते हैं कि साहब इन बीती बातों को याद करने से क्या फ़ायदा है। तो उसमें उसका बहुत अच्छा उत्तर है कि किस्से अजमते माजी को न समझो मोमिल कि कौमें अक्सर जाग उठती हैं इन्हीं अफसानों से। तो बंधुओं, आपको जागना है या आप देखें कि मौत की नींद में ही सोना है, ये आपको तय करना है। और अगर जागना है, पुरुषार्थी और पराक्रमी बनना है तो शहीद प्रताप की और बारठ परिवार की शहादत को हमेशा याद करें और उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। आंदोलन के इतिहास